हेलो एवरीवन, हिस्ट्री के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लासेस जो है पेपर नंबर 4 के लिए कंप्लीट कर दिया है। पेपर नंबर 4 के साथ साथ पेपर नंबर 3 की भी कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस क्लास को जरूर देख लेना। बात करते हैं पेपर नंबर 4 के मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट कराऊंगा, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना। इसके बाद मेरे भाई एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहां पर डिस्कस करके बताने वाला हूं, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। और सबसे इंपोर्टेंट, इस क्लास की सबसे खासियत चीजें यह है कि इस क्लास में मैं आपको एक सीरीज कंप्लीट करवाता हूं, वो है बेरा पार सीरीज। और इस बेरा पार सीरीज में आपको डेली वाई में 15 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, जहां से आपके पेपर में निश्चित ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अपने सभी दोस्तों को लिंक को कॉपी करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे तक क्लासेस को पहुंचाने का प्रयास करो। तो आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे पहले बस एक छोटा सा लाइक कर दो यार, हर एक लाइक मोटिवेट करती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद बेरा पार सीरीज और इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस आपका कहता है कि जापान किस वर्ष राष्ट्र संघ से अलग हो गया। स्टार लगाना क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस क्या कहा गया है कि जापान जो है यह राष्ट्र संघ से कब अलग होता है। तो 1933 ईस्वी में जापान जो है यह राष्ट्र संघ से अलग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस है मंसूरिया में जापानी आक्रमण की जांच हेतु राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपली याद रखना है, मंचूरिया में जापानी आक्रमण की जांच के लिए जो राष्ट्र संघ के द्वारा आयोग का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था। तो लॉर्ड लीटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में ग्रेटर जापान नेशनलिस्ट सोसाइटी का गठन कब किया गया। तो देखिए ये चीजें याद रखना है आपको। ग्रेटर जापान नेशनलिस्ट सोसाइटी जिसका गठन कब किया जाता है, तो 1919 ईस्वी में किया जाता है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है जापान ने जर्मनी के साथ एंटी कॉमिंटर्न समझौते पर हस्ताक्षर कब किया। देखिए जापान और जर्मनी के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम क्या है, तो एंटी कॉमिंटर्न समझौता है। और यह समझौता जिस पर हस्ताक्षर कब किया जाता है, तो सिंपली याद रखना 1936 ईस्वी में इस समझौते पर क्या किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल कौन था। यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी करवाया है। तो चलिए आप फटाफट से कमेंट करके हमको बताइए कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल कौन था। तो सिंपली याद रखेंगे कि जापान का जो प्रथम राजनीतिक दल था मेरे भाई, वह जियूतो था। क्या था, जियूतो, जो कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल था। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जापान द्वारा लंदन नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया जाता है। तो जापान जो है लंदन नौसेना समझौते पर कब हस्ताक्षर करती है, तो 1930 ईस्वी में लंदन नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर जापान के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में संसदीय सरकार को समाप्त करने वाला नेशनल मोबिलाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ। तो नेशनल मोबिलाइजेशन एक्ट जो है यह कब पारित किया जाता है, 1938 में पारित किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1941 ईस्वी के बाद जापान में सेना द्वारा नियंत्रित किस एकमात्र दल का शासन था। तो जापान में 1941 में, डेट याद रखोगे कब, 1941 के बाद जो है जापान में सेना के द्वारा एकमात्र दल था, वह दल कौन था, तो शाही शासन सहायता संघ। यहां पर मिसटाइपिंग हो गई है, इसको आप शाही कर लेना, ठीक है। शाही शासन सहायता संघ, जो कि 1941 के बाद सेनाओं के द्वारा नियंत्रित एकमात्र दल था। आगे देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है जापान ने मंगोलिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया था। स्टार लगाना क्वेश्चंस पे। जापान ने मंगोलिया पर जो अपना आधिपत्य कायम किया वह कब कायम किया, तो 1933 ईस्वी में जापान के द्वारा मंगोलिया पर अपना आधिपत्य कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन नामक 7 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ करने वाली जापानी प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए सबसे पहला चीज तो आपको क्या याद रखना कि जापान में क्या किया जाता है, तो एक 7 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। जिस 7 सूत्री कार्यक्रम का नाम क्या होता है, तो नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन, ठीक है। और यह जो शुरुआत किया जाता है जापान के किस प्रधानमंत्री के द्वारा, तो आपको याद रखना है
हिरिता प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? हिरिता प्रधानमंत्री, जिसके द्वारा जापान में 7 सूत्री कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन की शुरुआत की जाती है। आगे देखेंगे अब आपका सीरीज जो है ये कौन सा सीरीज है मेरे भाई? तो यह बेड़ा पार सीरीज है। और यहां पर देखिए ये मिस टाइपिंग है, तो इसको क्या करते हैं, यहां से हम हटा देते हैं। बेड़ा पार सीरीज में हम आज भी 15 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको 76 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होगी इस सीरीज में, ठीक है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। सिंपली देखेंगे पहला क्वेश्चन। इससे पहले यार तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके। देखिए 76 क्वेश्चंस क्या कहता है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन बना? तो सिंपली याद रखना कि जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो है कौन बनता है? चाइना बनता है। आगे क्वेश्चन है कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो मुत्सुहितो के द्वारा। किसके द्वारा? जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस अमेरिकी नाविक ने बलपूर्वक अमेरिकी व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला था? तो सिंपली याद रखेंगे वह कौन सा नाविक था? तो मैथ्यू पेरी। क्या नाम था? मैथ्यू पेरी, जिसके द्वारा क्या किया गया? तो बलपूर्वक अमेरिकी व्यापार के लिए जापान का द्वार कब खोला गया? तो 1863 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो जापान में सन 1872 ईस्वी में नागरिकों के लिए या जापानी लोगों के लिए सैनिक सेवा क्या कर दिया गया? तो अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने, ठीक है, जापान ने रूस को कब हराया? तो जापान ने सन 1905 ईस्वी में रूस को हरा दिया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि कब हुआ था? तो यह संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को होता है। कब होता है? 5 सितंबर 1905 को होता है। याद रखेंगे कौन सी संधि है? तो पोर्ट्समाउथ संधि। कौन सी संधि? पोर्ट्समाउथ संधि। और इस संधि के तहत जो है मेरे भाई 1904 से लेकर 1905 के बीच रूस और जापान के बीच होने वाला युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पीत आतंक से, ये याद रखेंगे, पीत आतंक से के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? तो पीत आतंक से के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो जापान के द्वारा 20 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है त्याग दी गई, यानी कि जापान जो है 20 मार्च 1933 को राष्ट्र संघ से अलग हो गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान के द्वारा धुरी राष्ट्र का क्या किया गया? तो साथ दिया गया। धुरी राष्ट्र, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत 2 गुट था, एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और एक का नाम था मित्र राष्ट्र, जिसमें जापान जो था यह किसके अंतर्गत था? तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? तो अमेरिका के द्वारा जो है एटम बम जापान पर कब? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि हिरोशिमा पर जापान के द्वारा कब बम गिराया गया था और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा कब बम गिराया गया था? इस दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख आतंकवादी शक्तियों के प्रथम दल को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय विश्व के अंतर्गत प्रमुख आतंकवादी शक्तियां जो थी उसे एक्सिस पावर कहा जाता था। एक्सिस पावर के अंतर्गत कौन कौन से देश थे? इटली, जर्मनी और जापान। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। तो विश्व भर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मैथ्यू पेरी जापान कब पहुंचे? तो सन 1854 ईस्वी में मैथ्यू पेरी जापान पहुंचा था। आगे देखेंगे इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो मेरे भाई रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। चलिए अब बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप
टाइप क्वेश्चंस पर। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और लॉन्ग टाइप आपसे कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपसे 20 मार्क के पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चंस देखना क्या है, तो सिंपली आज का जो क्वेश्चंस है, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिकाओं की विवेचना करें। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, और देखिए यहां पर 2 साल के बाद रिपीटेशन हुई है क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस यहां पर भी रिपीट की जा सकती है। और 2023 के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी क्वेश्चंस को आपसे एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध तथा जापानी सैन्यवाद का मूल्यांकन करें। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखेंगे कि इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब मैंने आपको हर क्लासेस में बताया है, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चंस आएगा तो उसका की पॉइंट खोजने की कोशिश करना। तो देखिए आज के इस क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है की पॉइंट? द्वितीय विश्व युद्ध। तो सबसे पहले बेसिकली आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक छोटा सा परिचय देना है। जैसे कि मैंने क्या यहां पर परिचय दिया है, तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध होता कब है, तो 1939 में यह शुरुआत होती है और 1945 तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट था, एक था धुरी शक्तियां और एक थी क्या, तो मित्र राष्ट्र। ठीक है, धुरी शक्तियों यानी कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे? जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें क्या था, शामिल था। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो कि लगभग 6 सालों तक चला था। कितने सालों तक? द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? तो 6 सालों तक चला था। आगे देखेंगे इससे लगभग क्या होता है, तो 100 मिलियन लोग इस युद्ध में जो है, लगभग 100 मिलियन लोग जो है शामिल होते हैं, जिसमें से 50 मिलियन जो कि दुनिया की आबादी का कितना परसेंट, 3% लोग जो है इस युद्ध में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में मारे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे, जिसमें कहा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान के सैन्यवाद का उदय, इसके बाद राष्ट्र संघ की विफलता, ये सभी एक प्रमुख कारणों के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई। आगे देखेंगे अब कि क्वेश्चंस में हमसे क्या कहा जा रहा था, तो मेरे भाई क्वेश्चंस में कहा जा रहा था कि इस युद्ध में जापान की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। तो सिंपली मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे यहां पर कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका। अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका रही है, मैं उसके बारे में समझाऊंगा। आप सरल भाव में इसे सिर्फ और सिर्फ सुनने का कोशिश कीजिएगा और लिखने का कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर पूरा कंप्लीट, रटना नहीं, ये हिस्ट्री है, आज रटोगे कल साफ रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह एशिया में एक औपनिवेशिक युद्ध था, जिसमें जापानी जो थे, जितने भी जापानी शासक थे, वो जापानी लोग क्या करना चाहते थे, तो अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करने का कोशिश कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच अपनी औपनिवेशिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा था। देखो यहां पर 2 चीजें सामने आती है। पहला तो जापान चाहता था कि मैं अपना औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करूं, वहीं पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच औपनिवेशिक संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए क्या कर रहे थे, तो लड़ रहे थे। आगे लिखेंगे हम लोग क्या, तो यह अधिकार न केवल जापानी प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने जापान के लिए कच्चे माल की महत्वपूर्ण आपूर्ति भी हासिल की, जिसकी उसे अब विविध मोर्चों पर अपने युद्ध को जारी रखने के लिए सख्त जरूरत थी। अगला लिखेंगे, जापानी राष्ट्रवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध पश्चिमी औपनिवेशवाद के जुए से एशिया की मुक्ति का युद्ध था। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, जापानी सरकार जो थे, देखिए यहां पर क्या है, जापानी सरकार ने ग्रेटर ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र के माध्यम से जापानी प्रभुत्व के तहत एशिया पर विजय प्राप्त करने की अपनी भव्य और दुर्भावनापूर्ण योजना के लिए होंठ सेवा का भुगतान किया। सह समृद्धि क्षेत्र के विस्तृत पहलू के तहत जापान ने क्या किया, तो 1 अगस्त 1943 को बर्मा को नाम मात्र की स्वतंत्रता दे दी। इसके साथ क्या होता है, तो इसके साथ ही देखिए क्या, तो मलाया और इंडोनेशिया को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और उन्हें जापानी
सेना के सीधे सैन्य कब्जे में रखा जाता था। 5 नवंबर 1943 को क्या होता है, तो जापान ने ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जापान के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों के प्रमुख कहां पर पहुंचे, तो टोक्यो में एकत्रित हुए। हालांकि जापानियों ने प्रभावी रूप से खुद को दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्व पश्चिमी उपनिवेश के स्वामी के रूप में, किसके रूप में, पूर्व पश्चिमी उपनिवेश के स्वामी के रूप में बल दिया था। फिर भी जापानी अंतराल का इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जापान के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों के प्रमुख कहां पर एकत्रित हुए, तो टोक्यो में एकत्रित हुए। आगे लिखना है आपको कि हालांकि क्या होता है, देखिए हालांकि क्या होता है कि जापानियों ने प्रभावी रूप से खुद को एशिया के पूर्व पश्चिमी उपनिवेशों के स्वामी रूप में बदल दिया था। फिर भी जापानी अंतराल का इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ ने 5 अप्रैल 1945 को जापान के साथ तटस्थता समझौते को क्या कर दिया, रद्द करने के लिए एक तरफा कदम उठाए, जो 1 साल बाद प्रभाव में देखने को आया था। इसके बाद लिखेंगे कि 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सोवियत सेना ने बर्लिन पर क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया। इस समय तक जापान एकमात्र धुरी शक्ति था जो कि बाहर ही बाहर क्या करते थे, तो युद्ध को पूरी तरीके से अलग थलग कर रहा था, यानी कि बाहर ही बाहर रहकर युद्ध लड़ रहा था। स्टालिन ने पहले परमाणु बम के 2 दिन बाद 8 अगस्त 1945 को, देखिए पहला परमाणु बम जो है कब गिराया गया था, तो मेरे भाई 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और इसके बाद दूसरा परमाणु बम उसके ठीक 2 दिन बाद 8 अगस्त 1945 को जापान पर युद्ध की घोषणा की और हिरोशिमा पर गिराया। देखिए पहला बम कहां पर गिराया गया था, तो पहला बम नागासाकी पर गिराया गया और दूसरा बम कहां पर, हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को नागासाकी की परमाणु बमबारी के बाद जापानी निर्माताओं ने युद्ध को समाप्त करने की सख्त इच्छा के बावजूद युद्ध को समाप्त करने की मांग की। इसके बाद लिखेंगे हम लोग सोवा सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और हार के साथ ही युद्धकालीन जापानी साम्राज्य रातों रात क्या हो गया, तो गायब हो गया। अब देखना यहां पर क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पराजय का क्या कारण था, तो कुछ कारण से जिसके कारण जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होती है, पराजय हो जाती है। जैसे कि अयोग्य एवं कायर नौकरशाही, सफलता के नशे में अंधे हो जाना। जैसे ही इन्हें कुछ थोड़ी बहुत सफलताएं प्राप्त हो रही थी, इसे ऐसा लगने लगा कि अब हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, तो क्या हो गया भाई, सफलता के नशे में ये अंधे हो गए और परिणाम क्या निकल कर आया कि द्वितीय विश्व युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हार झेलना पड़ा। आगे इटली और जर्मनी का जापान से दूर हो जाना, जापानी सैन्य शक्तियों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में पिछड़ापन, और एक आखिरी कारण जापान पर क्या किया गया, तो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, तो जापान पराजित हो जाती है, हार जाती है। आगे हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष को तो लिखेंगे ही। निष्कर्ष में जैसे क्या लिखेंगे कि अतः उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका थी, इसको यह क्या करती है, यह कथन वर्णित करती है। तो आपको एग्जाम में मेरे भाई जैसे मैंने यहां पर पॉइंट बनाकर लिखा है, अगर ये क्वेश्चंस आता है तो ठीक इसी प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो बस एक छोटा सा ही तो काम करना है, लिंक को कॉपी करो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, और मेरे भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो लाइक कर दो। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।